दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना और आप देख रहे हैं शो सतर्क भारत। मेरा नाम है किरण और हर बार की तरह मैं आज फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं जिसने आम लोगों तक को झकझोर दिया। एक्चुअली में ये सिर्फ हमारे देश तक ही लिमिट नहीं रहा, बल्कि हमारे देश के बाहर भी इसकी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि ये केस था एक नॉन पर्सनैलिटी का, एक सेलिब्रिटी का, एक उस इंसान का जो कि शिव का बहुत बड़ा भक्त था और जिसने न जाने कितने लोगों को रोजगार दिया, न जाने कितने लोगों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की। छोटा सा फ्लैशबैक बताता हूँ कि गुलशन कुमार के पिताजी की दरियागंज में एक जूस की दुकान हुआ करती थी, उसके पास एक सिनेमा हुआ करता था, वहां पर लोग पिक्चर देखने आते थे। तो गुलशन कुमार ने उनके पिताजी ने सोचा कि लोगों को इतना क्रेज है म्यूजिक का, संगीत का, तो क्यों ना हम लोग कैसेटें बना के बेचें। तो उन्होंने टी सीरीज के नाम से एक छोटी सी शो बनाई, अपनी जो जूस वाली दुकान थी उसको थोड़ा बड़ा किया, उसमें कैसेट्स वगैरह रखी। शुरू में जैसे जागरण वगैरह होते हैं तो वहां पर जाकर शूट कर लिया करते थे, उन जागरण की शूटिंग को कैसेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया करते थे। धीरे धीरे लोगों में ये चीज पॉपुलर हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम खुद के गाने बनाना स्टार्ट करें। तो नए नए लोगों को ऑफर दिया, नए नए लोगों को मौका दिया, वो आए, उन्होंने गाया और लोगों के बीच में खासे पॉपुलर हुए। उसके बाद सोचा कि क्यों ना अब इसको बड़े पैमाने पर किया जाए। मुंबई का रुख किया, मुंबई की तरफ पहुंचे और वहां पर अपने नए स्टूडियो की स्थापना की। लेकिन नोएडा की जो आज फिल्म सिटी इतनी बड़ी है, वहां पर जो सबसे पहला स्टूडियो खुला था वो टी सीरीज का ही था। फिल्म सिटी की शुरुआत अगर उन्होंने की, मैं ये कहूं तो ये गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त पे चारों और सिर्फ जंगल हुआ करता था जब टी सीरीज का स्टूडियो वहां पर खुला था। काफी नए चेहरों को नाम मिला, पहचान मिली, शोहरत मिली, लेकिन साथ साथ कुछ और भी चीजें थी। जैसे सोनू निगम को बताया गया कि वो मोहम्मद रफी की कॉपी है, अनुराधा पौडवाल को कहा गया लता मंगेशकर की कॉपी है, और कुमार सानू को बताया गया किशोर दा की कॉपी। लेकिन बावजूद इसके ये लोग बहुत सुपरहिट हुए, लोगों में बहुत पॉपुलर हुए और आज एक नॉन पर्सनैलिटी है। ये सब कुछ गुलशन कुमार की देन है। मुंबई का रुख किया तो पिक्चरों में जो म्यूजिक देते हैं उनके कॉपीराइट्स लेना शुरू किया, उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया। एज अ म्यूजिक कंपोजर पिक्चरों में उनका नाम आने लगा। अब यहाँ पर खेल बदल गया। अब यहाँ पर नए नए लोगों को अब मौका दिया जाने लगा, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया गया। उन्हीं में से एक थे नदीम श्रवण। इन दोनों की जोड़ी ने इतना सुपरहिट म्यूजिक दिया कि लोगों के सिर पर ऐसा खुमार छाया इनके गानों का, इनके म्यूजिक का, कि लोग दीवाने हो गए। आशिकी पिक्चर हम सबको याद है, उसका म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने, और उस पिक्चर के बाद तो इतनी डिमांड बढ़ गई कि अब हर कोई इनसे ही अपनी पिक्चरों के गाने बनवाना चाहता था। अब धीरे धीरे टी सीरीज ने फिल्मों के राइट्स लेने भी शुरू कर दिए और फिल्मों को भी वो प्रोड्यूस और स्पॉन्सर करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा अच्छा वक्त चल रहा हो तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, उसके बाद हो सकता है क्या बड़ा कोई बुरा वक्त आ जाए। ऐसा ही गुलशन कुमार जी के साथ भी हुआ। नदीम श्रवण में इतनी जबरदस्त एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग थी कि वो एक से बढ़कर एक सुपर म्यूजिक दे रहे थे। लेकिन इसी बीच नदीम साहब ने अपनी खुद की एक एल्बम निकाली, हाय जिंदगी करके, जिसके गाने उन्होंने खुद ही गाए थे और खुद भी सारे जो पिक्चराइजेशन वगैरह जो भी चीजें थी सब उन्होंने खुद से ही की थी। लेकिन ये चीज गुलशन कुमार जी को पसंद नहीं आई, तो वो नहीं चाहते थे उनके गानों को प्रमोट करना, बट ना चाहते हुए भी उन्होंने कुछ गाने प्रमोट किए। लेकिन ये चीज इतना वर्क नहीं की और नदीम के सारे गाने औंधे हो गए। कुछ गानों को गुलशन कुमार ने प्रमोट किया, लेकिन कुछ को उन्होंने मना कर दिया करने से। और जब उनकी एल्बम पिट गई तो उसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में रिश्तों में खटास आ गई। अब गुलशन कुमार जी ने नदीम साहब को काम देना थोड़ा कम कर दिया, बिकॉज उनकी हमेशा से यही पॉलिसी थी कि वो नए लोगों को चांस देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। तो वो उसके बाद नए नए म्यूजिक कंपोजर्स को, सिंगर्स को मौका देने लगे।
अब यहाँ पर नदीम की मेंटेलिटी ये हो गई कि शायद गुलशन कुमार अब मेरा करियर खत्म करना चाहते हैं, अब वो मेरे दुश्मन बन गए। तो बस इन्हीं के चलते नदीम और गुलशन कुमार जी के बीच में खटास पैदा हो गई। ये 90s की बात है जब अंडरवर्ल्ड से फिल्मी सितारों की रिलेशन आम बात हुआ करती थी। नदीम के भी अच्छे कनेक्शन थे दाऊद इब्राहिम के दोनों भाइयों अनीस इब्राहिम और अबू सलीम के साथ। तो उन्होंने क्या किया, नदीम ने इनसे गुलशन कुमार जी को कॉल करवाया, फोन करवाया। 1996 की ये बात है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी। तो नदीम ने इन दोनों को कहा कि आप गुलशन कुमार को फोन करके उसे थोड़ा धमकाओ और उससे कहो कि वो मुझे काम दे, बिकॉज उस वक्त पे टी सीरीज और गुलशन कुमार का नाम बहुत चल रहा था। उनके साथ हर कोई काम करना चाहता था, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है ऑलरेडी उसको वहां से काम मिलना बंद हो जाए तो आप जान सकते हैं कि क्या उस वक्त पे बीत रही होगी उस पर। तो अबू सलीम ने फोन किया और कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो 10 करोड़ रुपए दे दो। अब अंडरवर्ल्ड वाले पहले ही उनसे पैसे मांग चुके थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उस वक्त पे थोड़ी आम बात हुआ करती थी, प्रोटेक्शन मनी जिसे ये लोग कहा करते थे, तो देनी पड़ती थी। तो दोबारा जब फोन गया तो गुलशन कुमार जी बोले कि भाई मैं पहले ही पैसे दे चुका हूं, मैं बार बार थोड़ी दूंगा, मैं नहीं दे रहा इस बार। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। तो अबू सलीम और जो अनीस है उनको भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो हमारी भाई इमेज खराब हो गई। अब इसके बाद उन्होंने दोबारा गुलशन कुमार जी को फोन किया 5 अगस्त 1997 को, 1997 को, और उन्होंने ये कहा कि भाई ना तो तूने हमको पैसे दिए, ना तूने कोई पुलिस कंप्लेंट की, तुझे हमारा डर नहीं है क्या? तो कहा कि मुझे परेशान मत करो, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा, मैं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा, आप मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। अब इस बात से गुलशन कुमार जी हो गए परेशान। तो ये बात उन्होंने अपने भाई कृष्णा को बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पुलिस कंप्लेंट कर दो। बोले कि नहीं, मैं कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहता, पुलिस कंप्लेंट होगी तो उन लोगों की नजरों में और आ जाएंगे, कल को वो कुछ कर बैठे फालतू की चीजें हो जाएंगी। तो गुलशन कुमार जी ने मना कर दिया कि मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करता हूँ। अब 8 अगस्त 1997 को दोबारा नदीम का फोन आता है। वो कहता है कि भाई मैंने तुमको 2 बार वार्निंग दे दी है, तुमने दोनों बार कुछ नहीं किया, आपने ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट की ना ही हमारा पैसा दिया, आप क्या चाहते हो, आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उनको बहुत कही। और दूसरा, आप नदीम को काम क्यों नहीं दे रहे? नदीम को आप अपनी पिक्चरों में काम दो। अब गुलशन कुमार जी को ये बातें समझ आ गई और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, फोन रख दिया। और ये सारी बातें उनके पास बैठा उनका भाई सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वरना ये लोग ऐसे ही आपको परेशान करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस कंप्लेंट करना मतलब अंडरवर्ल्ड से डायरेक्ट दुश्मनी ले लेना, और हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, हमको सिर्फ सीधा अपना काम करना है, हम काम करेंगे, इन्हें 2-4 दिन 10 दिन इग्नोर करेंगे, ये अपने आप शांत हो जाएंगे। तो इतना कहकर वो चलती है। अब गुलशन कुमार जी जब जुहू में थे तो वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था जो पुराना था। अब 1-2 बार गुलशन कुमार वहां पर गए, बैठे, उन्होंने वहां पर अपना वक्त बिताया, समय थोड़ा बिताया, तो उन्हें अच्छा लगा, वहां पर शांति मिली, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो वहां पर रेगुलर बेसिस पे जाने लगे। फिर उस मंदिर में थोड़ा पैसा लगाया, उसको रेनोवेट करवाया, बड़े अच्छे से उसको सारा करवा के एक अच्छा मंदिर बनवा दिया और वहां पर रेगुलर जाने लगे। अब 12 अगस्त 1997 को सुबह 10:10 पर वो मंदिर निकले अपने घर से, जो कि थोड़ी दूर था। तो मंदिर में गए, कुमार साहब ने पूजा पाठ की, सारी चीजें की। उसके बाद 10:40 पर जब वो बाहर आए, जैसे ही मंदिर से बाहर निकल के अपनी गाड़ी की तरफ गए, उनको 3 लोगों ने घेर लिया। अब वहां के चश्मदीद लोग बताते हैं कि उन तीनों में से एक आदमी के बाल बहुत बड़े थे और उन्होंने गुलशन कुमार जी को कहा कि पूजा पाठ अब बहुत हो गई, अब बाकी का सारा काम भगवान के पास जाकर ही करना। और फिर अपनी पिस्टल उनके सामने रखकर गोली चला देता, फायर कर देता है, और वो गोली जाकर लगती सीधी गुलशन कुमार जी के माथे में। गोली लगने के बाद भी वो जब धरती पर गिरे तो खुद को बचाने की कोशिश करने लगे और धरती पर ही रेंगने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो तीनों जने उनके पास पहुंचते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, एक के बाद उन पर फायर करते हैं। और जब तक ड्राइवर उनके पास तक पहुंचता है तब तक गुलशन कुमार जी को 16 गोलियां लग चुकी थी, उनके शरीर में 16 गोलियां जा चुकी थी। अब जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी वो फटाफट वहां से टैक्सी लेकर रफा दफा हो गए, भाग गए। और जब तक गुलशन कुमार जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, रास्ते में वो दम तोड़ चुके थे। और अब ये खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि भाई गुलशन कुमार और टी सीरीज का ओनर म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग है या था, जो भी है। तो ये खबर तो आग की तरह फैल गई।
अब इन सब के बाद महाराष्ट्र के उस वक्त के होम मिनिस्टर मुंडे साहब का बयान आता है कि गुलशन कुमार ने एक आध बार उनसे जिक्र किया था कि अंडरवर्ल्ड से उन्हें धमकियां आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं, पुलिस वगैरह की जो टीम है वो आपके साथ लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना सीरियस नहीं है, आई हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगा, बट उन्होंने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाता शाम को दिल्ली, जहाँ के वो रहने वाले थे। अब दिल्ली में धीरे धीरे करके सारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे पहुंचते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही नाम जो वहां पर नहीं पहुंचता, वो था नदीम। अब जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सबकी स्टेटमेंट्स ली गई, सारी चीजें जो है चेक की गई। अब सब में से निकलकर एक कॉमन नाम आया, वो है नदीम। वो ना तो उनके अंतिम दर्शन के लिए गया, ना ही उस किसी चीज के लिए गया। और 5 और 8 अगस्त को जो फोन कॉल आई थी कुमार साहब के भाई ने बताया कि उनमें नदीम का जिक्र था, जो कि अंडरवर्ल्ड से 2 फोन आए थे। अब 16 अगस्त को पुलिस की टीम 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, जावेद और रफीक। ये दोनों अबू सलीम की गैंग के 2 गुंडे। अभी लोग एक कहानी सुनाते हैं कि अबू धाबी में, दुबई में 1997 में एक मीटिंग बैठी थी जो कि अनीश इब्राहिम के ऑफिस में हुई थी। और उसमें सारी बातचीत थी कि भाई गुलशन कुमार ने जो है हमारे दूसरी किस्त नहीं दी है, पहले तो दे दी, दूसरे किस्त के पैसे नहीं दिए, ऊपर से वो नदीम को भी काम नहीं दे रहा, तो उसको जो है रास्ते से हटाना है। तो ठीक है, ये काम, सारी बातचीत वहां पर हुई। और इस मीटिंग में एक बंदा और था जिसका नाम था अयूब, वो एक गैंगस्टर था। उसने अब 3 किलर्स को हायर किया गुलशन कुमार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। उसके कुछ दिन बाद पुलिस वाले पकड़ते हैं एक दाऊद मर्चेंट को, जिसका नाम है मकदूल रौफ। अब ये उन 3 किलर में से एक था। इसके पकड़े जाने के बाद दोनों को पकड़ा जाता है। अब ये सेम स्टोरी बताता है कि भाई ऑफिस में मीटिंग हुई वगैरह वगैरह, लेकिन जो 2 लोग हैं वो अलग कहानी बताते हैं। इनके पास एक नई स्टोरी है। ये बताते हैं कि इनको गुलशन कुमार जी का मर्डर करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी थी रमेश तुरानी जी ने, जो कि टिप्स कंपनी के मालिक हैं। अब पुलिस को थोड़ा रिलेटेबल लगा क्योंकि दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से थे और गुलशन कुमार जी उभरता हुआ सितारा थे। हो सकता है जलन की वजह से या किसी भी चीज की वजह से उन्होंने इसकी सुपारी दे दी हो, कॉमन चीज है, हो भी सकता है। अब पुलिस की टीम रमेश तुरानी जी को भी अरेस्ट कर लेती है। तो टोटल मिलाकर इस पूरे केस में 19 अरेस्टिंग हुई। 2001 में कोर्ट ने इसको रोफ को, जो दाऊद का मर्चेंट है, इसको उम्र कैद की सजा दी। फांसी इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी और के कहने पर यह काम किया था। अब इस सारे केस में सबको बरी कर दिया गया। नाम सिर्फ 2 बचते हैं, नदीम और श्रवण। श्रवण भी भारत में थे, उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और उनको ये कहा गया कि भाई इस इंसिडेंट के बाद भी कई पिक्चरें रिलीज हुई हैं जिसमें नदीम के और आपके गाने हैं। तो उन्होंने हमेशा इस चीज से मना किया, इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, जब वो यहाँ है ही नहीं तो उसके साथ गाने कैसे बनाऊंगा। बट कोई सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से उनको भी छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर एक मौका और था। कुछ टाइम बाद हैदराबाद में फिल्म फेयर की कुछ अवार्ड्स बांटे जा रहे थे जिसमें नदीम सेलेक्ट हुए थे, उन्हें वो अवार्ड मिलना था। अब पुलिस की टीम को ये लगा कि भाई वो रहने वाला भी यहीं का, उसका घर भी यहीं है, अवार्ड भी यहीं मिलेगा, तो वो आ जाएगा। लेकिन जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, गुलशन कुमार जी की ये जो भी इन लोगों ने हत्या की थी, उस वक्त पे उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी के लिए नदीम गया था यूके। अब जब ये सारे अवार्ड फंक्शन भी हो लिए और वो वापस नहीं आया, फिर यहाँ की टीम ने जोर लगाया, यूके की पुलिस से बातचीत करके, वहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों से बात की, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो हम उसे ऐसे नहीं ले सकते। धीरे धीरे वक्त जाता गया तो उसकी वहां को सिटीजनशिप भी मिल गई। अब वहां के सिटीजन को बिना किसी एविडेंस के यहाँ लाना तो पॉसिबल ही नहीं। अब इस केस में एक नाम और बचता है, वो है अबू सलीम। 2005 में जब अबू सलीम को पुर्तगाल से गिरफ्तार करके भारत लाया गया, चार्जशीट में नाम होने के बावजूद भी उस पर कोई केस नहीं चला और कुछ गुलशन कुमार जी के मर्डर का उस पर कोई वो नहीं हुआ। रीजन उसका ये था कि जब संधि हुई पुर्तगाल और इंडिया के बीच में उसको वहां पर यहाँ पर लाने के लिए, तो उसमें इस मर्डर केस का कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए वो मर्डर केस इस पर नहीं चला। अब फैक्ट यहाँ पर ये है कि इस सारे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है नदीम और अबू सलीम, जिनका भी दोनों का कोई नाम नहीं है केस में। बीच में काफी सारी ऐसी वॉइसेस रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आती रही जिसमें दाऊद इब्राहिम की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई नदीम को कुछ नहीं होना चाहिए, बट बावजूद इसके अब वो फ्री है। कहा यह भी जाता है कि अब नदीम का सऊदी अरब में अपना खुद का परफ्यूम का बिजनेस है और इसकी जो सिक्योरिटी है वो खुद डी कंपनी देती है। गुलशन कुमार जी की मर्डर मिस्ट्री आज तक अनसोल्व है और ज्यादा अफसोस इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, नई प्रतिभा को मौका देते थे। शायद उनकी इस ही आदत ने नदीम को उनका दुश्मन बना दिया और ये सारी चीजें हुई। खैर, टी सीरीज आज भी है और अब उनका भाई और उनके बच्चे उसको संभाल रहे हैं और आप सब जानते हैं टी सीरीज कितना कमाल कर रही है। लेकिन अगर मान लो आज के दिन गुलशन कुमार जी होते तो
ये म्यूजिक इंडस्ट्री, ये टी सीरीज आज किस मुकाम पर होती। खैर, नई प्रतिभा को मौका देना टी सीरीज की हमेशा से खासियत रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे को डी कंपनी ने बुझा दिया, लेकिन ये आज तक अनसॉल्व्ड है। आपको कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रेडियो रोजाना और देश रोजाना की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपको अगर ये कहानी रिलेटेबल लगी और आपको कैसी लगती है, कमेंट में जरूर करके बताइए।